नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ भागवती पांडे। तो आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे, खास लोगों से खास बातचीत। तो देखिए न्यूज ऑफ नेशन पर भागवती पांडे जी को। आपका हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम भाग्यवती पांडे है। मैं वर्तमान समय में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के पद पर यहाँ पर बस्ती में नियुक्त हूँ। मैं बस्ती में आई हूँ, तब से मैं प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के पद पर ही हूँ और यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। और आप यहाँ पर कब आई हैं बस्ती में? आप वर्ष 2021 में मैं आई थी और तब से मैं यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ। मैम, क्या रिस्पॉन्स है बस्ती का आपके नज़रिए से? जहाँ तक मैं महिला हूँ, महिला थाना की इंचार्ज हूँ, इस दृष्टि से जनता का बहुत ही मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। जो समस्याएं थी मैंने उसका समाधान किया है और उसके अकॉर्डिंग सबका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है। मैम, जो आप समस्या जाके दूर करती हैं और आप स्कूलों में जा करके आत्मरक्षा का ज्ञान भी देती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे से हमको जानकारी मिली कि मुझे मैम के जैसा बनना है, काफ़ी मतलब खुश होकर बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एसएचओ हैं तो उसके बारे में हमारे बच्चों को और हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है। सबसे पहले तो शुक्रिया। और बच्चों के लिए जैसे मैं स्कूल और कॉलेजेस में जाती हूँ और उनको बताती हूँ, तो हो सकता है एक यूनिफॉर्म में एक महिला को और सशक्त पाते हुए वो हमारे जैसा बनना चाहते हैं। तो इसके लिए बच्चों सभी मालूम है कि कोई भी कंपटीशन है, आपको उसकी तैयारी करनी है। तैयारी के लिए आपका वही पढ़ाई है, ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसमें प्री होता है, मेंस होता है, फिज़िकल एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होता है। तो ये सारी सीढ़ियाँ पार करके एक आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं और जब आपकी ज़िले में पोस्टिंग होती है तो महिला थाना का जब आपको चार्ज मिलेगा तो आप एसएचओ बन सकते हैं। और मेरा आशीर्वाद सब बच्चों को मैं देना चाहूँगी कि खूब मेहनत करें, पढ़ें और कंपटीशन तैयारी करें और बीट करके एसएचओ बन के आएँ। मैम, आप एक महिला ऑफिसर हैं, महिलाओं के हित में आप क्या क्या करती हैं? महिला ऑफिसर होने के नाते सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं कार्य करती हूँ। इस सुरक्षा की जो भी है मेरी कार्य, उसमें सबसे पहले मैं चेकिंग कराती हूँ। मेरी एंटी रोमियो टीम है, साथ में मैं भी जाती हूँ और बाज़ारों में चलते हुए लड़कियों को एक देख करके हमें सुरक्षा मिलती है और उनको मैं सुरक्षा प्रदान करती हूँ। स्कूल कॉलेजेस में जाके सेल्फ डिफेंस के टिप्स बताती हूँ। जो महिला संबंधी अपराध है उस कानून की जानकारी देती हूँ और महिलाओं को सशक्त करती हूँ। उसके बाद जो महिलाएँ पारिवारिक समस्या लेके मेरे पास आती हैं, उन्हें मैं उसको दूर करा करके और एक सशक्त महिला के रूप में कहती हूँ, आप परिवार में अपनी बातों को पोलाइटली कहते हुए और सामंजस्य बना करके रहिए। ये सब चीज़ें मैं महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, बताती हूँ। मैम, हमको जानकारी मिली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मैं मीडिया में भी हूँ, अखबारों में काफ़ी प्रमुखता से आपकी समाचार छपता है। आप गर्ल्स कॉलेज में जा करके आत्मरक्षा का ज्ञान देती हैं लड़कियों को, आप ऐसा क्यों करती हैं? हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको जैसा कि मालूम है, अपराध होता है तो उसको रोकने का, उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया जाता है। मेरा मेन उद्देश्य जो मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके लड़कियों को बताती हूँ, समझाती हूँ, टिप्स बताती हूँ, मेन उद्देश्य यही है कि हम उस अपराध को होने से पहले उसे रोक दें। जानकारी होगी लड़कियों को और मेरे प्रोग्राम में मैं लड़कियों के साथ लड़कों को भी बैठाती हूँ कि जो महिला संबंधी अपराध है उसकी जानकारी जितनी लड़कियों को होनी चाहिए उसकी जानकारी लड़कों को भी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई कदम किया महिला संबंधी अपराध की और अपना एक कदम बढ़ाया तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये बताने से होता है कि जागरूकता आती है, लड़कियां अवेयर होती हैं कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, क्या क्या कानून बने हुए, क्या क्या प्रावधान बने हुए, उसका वो इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, 1090 दिया गया है। आजकल सभी लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को, सबको इसके बारे में जानकारी है। तो इसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं और उसका उन लोगों को सशक्त करके हमारा ये उद्देश्य होता है कि जब वो खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगी तो कहीं न कहीं अपराध के आंकड़ों में कमी आएगी। ये हमारा उद्देश्य, इसलिए मैं सब जगह जा करके। क्या उन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आत्मरक्षा आपने सिखाया है उनको कि ऐसे करने चाहिए? क्या अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आपको मिला?
बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है मुझे। कई लड़कियां हैं, मैं जब जाती हूँ तो अपना नंबर सीयूजी नंबर उनको दे करके आती हूँ, फ़ोन करके बताती हूँ मैम देखिए आपने हमें बताया था आज ऐसा हुआ और हमने इस तरीके से उसको रोक लिया। कई कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि बहुत ही इस लेवल तक का लड़के घटना कारित कर देते हैं, तो उसमें एफआईआर लिख करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया है मैंने। मैं बता दूं ये 354 का मुकदमा पॉक्सो एक्ट का लिखा गया था, हमने 24 घंटे के अंदर पकड़ करके और जेल भी भेजा। ये उदाहरण मैं लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस में भी बताती हूँ ताकि उन्हें ये समझ में आएगा, लड़कों को ये समझ में आएगा कि जैसा उसके साथ हुआ कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। तो ये भी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है बिल्कुल। अभी बातों बातों में आपने किया जिक्र किया लड़कों के बारे में, क्या पूरी गलती लड़कों की होती है आपके नज़रिए से? देखिए ऐसा मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती, लड़के की गलती और लड़की की गलती, ये जो भी अपराध होते हैं इसमें कहीं न कहीं दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जो लॉ बना हुआ है, स्पेशली जो पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है, उसमें दोनों के लिए सज़ा है। यदि लड़की गलती करती है तो उसे भी सज़ा है, लड़का करता है तो उसे भी सज़ा दिया जाता है। तो कानून है, कानून के दायरे में जो अपराध करता है वो दोषी दोनों होंगे, साबित करना होगा। मैम आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो पेरेंट्स उनके रोकते हैं, काफ़ी असुरक्षित माँ बाप महसूस करते हैं बाहर निकलने के लिए और लड़कियां भी असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इस समय जितने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून और प्रावधान बनाए गए हैं, कहीं न कहीं मैं इसका खंडन करूंगी कि लड़कियां उस लेवल तक की असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आप देखिए शाम को रात तक मार्केट में लड़कियां जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, हमारी टीम घूमती रहती है, सादे वस्त्रों में घूमती रहती है, तो कहीं न कहीं इससे वो अपने आप को असुरक्षित तो नहीं महसूस करती हैं। और जहाँ तक परिवार की बात है, माता पिता की बात है, सभी लोग ये सोचते हैं कि हम देर रात तक लड़कियों को बाहर ना भेजें एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और वो अपनी बेटियों को सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको मना करते हैं। लेकिन लड़कियां इस समय उतना असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कानून इतने बने हुए हैं, सख्त बने हैं, हमारी सरकार है और नित्य नए कानून बना करके इतनी टीमें गठित करके और लगातार सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो कहीं न कहीं उनके अंदर असुरक्षा की भावना खत्म होते जा रही है, ये हम कह सकते हैं। मैम आप एक महिला ऑफिसर हैं, इस समय किस तरीके की घटनाएं आप फेस कर रही हैं? जैसे समाज में देखिए महिला थाना में तो मैक्सिमम घटनाएं जो आती हैं वो पारिवारिक विवाद को लेकर के होती है, पति पत्नी के विवाद को लेकर के होती है, तो इसे हम असुरक्षा नहीं कह सकते, समय की मांग कह सकते हैं, समय के हिसाब से परिवार में एडजस्ट ना कर पाना कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं काफ़ी उन लोगों को समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, परिवार बसाती हूँ और वो लोग हमारी बात मानते हैं तो परिवार अच्छी तरीके से चल जाता है। और दूसरी चीज़ जहाँ तक बात है कि मार्केट में या समाज में बाहर निकल करके लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात है, तो पेट्रोलिंग वगैरह रोज़ होती है, तो वो देख करके ही हम लोगों को मार्केट में जगह जगह आप जैसे देखते होंगे कि पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी, 112 की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये भी एक सुरक्षा प्रदान करती है। लड़कियों को लगता है कि कुछ भी होगा तो हम तुरंत हमें पुलिस की सहायता मिलेगी और 112 का प्रावधान है कि आप तुरंत डायल करिए, टोल फ्री नंबर है, 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर गाड़ी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हमारी सरकार चला रही है उससे कहीं न कहीं लड़कियाँ खुद को बहुत महसूस कर रही हैं और उसमें हमारा भी योगदान चल रहा है। यानी आपको यही रिस्पॉन्स मिला कि लड़कियाँ अब असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? इसमें पहले से बहुत कमी आई है, असुरक्षित बिल्कुल। पूरा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो मैं कहूँगी बिल्कुल हम लोग जितना दे रहे हैं और लड़कियां असुरक्षित महसूस करने में बहुत गिरावट आई, कमी आई है। मैम आजकल देखा जा रहा है जो बस्ती की बेटियां हैं वो 2 पहिया वाहनों पर 3-3 बैठ करके ड्राइव कर रही हैं, जो कानून का उल्लंघन कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेती हैं आप? देखिए कानून सबके लिए बराबर है, लड़कियां भी 3 सवारी बैठेंगी तो उसका चालान करना है और चालान करते हैं, हमने भी बहुत चालान किया है 3 सवारी करने वाली लड़कियों के लिए, तो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन देखा जा रहा आप चालान करती हैं, वो चालान भर देती हैं, फिर वही काम करती हैं, तो ऐसे में तो सुधार नहीं हो पाएगा मैम?
देखिए, एक बार ऑफेंस करने के बाद और चालान भले से भर देती हैं, दोबारा ऑफेंस के लिए डबल उनका चालान किया जाता है। तो एक न एक दिन उनको समझ में आएगा, क्योंकि माता पिता बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और वो चालान भरने में जाएंगे तो कहीं न कहीं उनके मदर फादर का भी उस पर कमांड कंट्रोल होगा कि तुमने एक बार गलती की, दोबारा क्यों करी, दोबारा में डबल चालान आ जाएगा। तो ये जो चालान का जो बनाया गया है भरने का प्रावधान, तो इसके तहत कहीं न कहीं वो लोग इससे सबक लेंगी, नहीं करेंगी दोबारा। माता पिता के पास आप पहुंची हैं इस चीज़ को लेकर? माता पिता के साथ मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके जागरूकता की हूँ। यातायात जागरूकता माह के दौरान, या मैं कभी स्कूल में डिफेंस के टिप्स बताती हूँ, उसके बीच भी मैं यातायात नियमों की जानकारी देती हूँ। जहाँ तक जानकारी की बात है, तो जानकारी तो सबको है, लोग पालन नहीं करते हैं। तो मैं यही बात बताती हूँ और इसमें स्पेशली लड़कियों को बोलती हूँ कि आपको स्वयं तो पालन करना है। यदि आपके माता पिता नहीं पालन करते हैं तो उन्हें भी पालन कराना है, क्योंकि आप जानते हैं बेटियों की बात पिता माता सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप हेलमेट लेके खड़े रहिए, मम्मी पापा निकलते हैं उनको बगैर हेलमेट के मत निकलने दीजिए। जब आप उनसे पालन कराएंगी तो स्वयं भी पालन करेंगी। मैम, आपने जिक्र किया कि यातायात नियमों के बारे में हम स्कूल और कॉलेजों तक जा करके जानकारी देते हैं, लेकिन फैशन के ज़माने में देखा जाए तो लड़कियां 3 तो बैठ ही रही हैं 2 पहिया वाहन पर, प्लस हेलमेट भी नहीं लगा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर तो डबल चालान होता है ना, बिना हेलमेट का और 3 सवारी बैठने पर 2000 का चालान एक बार में ही कटता है। तो एक अमाउंट होती है, जमा करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो उसका डबल होगा, ट्रिपल होगा। तो ऐसे करके उनको बाउंड किया जाता है, लेकिन समझ में आता है, ऐसा नहीं है। जागरूकता फैलाने के बाद आप देखिए अब इसमें गिरावट आई है, कमी आई है। अब हमको बिना हेलमेट का चालान करने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है, और पहले क्या था, फ्रीक्वेंटली सब जाते थे, फटाफट चालान होता था। मैम, अभी कल रात की बात है, मैं जा रहा था घर, तो एक लड़की अकेले बैठी थी और वो बाइक की जो स्पीड थी, स्कूटी कम से कम 60 प्लस थी। मतलब लड़के तो थे ही, लेकिन अब लड़कियां भी इतने तीव्र गति से जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, चालान सब जगह हो रहा है और तीव्र गति का भी चालान होता है। चालान ही इसका एक विकल्प है हमारे पास। हम कहते हैं, जागरूकता भी जब फैलाते हैं तो कहते हैं क्या क्या प्रावधान, मैंने तेज़ गाड़ी नहीं चलाना, हेलमेट पहन के चलाना है, 3 सवारी आपको नहीं चलना है, और बिना लाइसेंस के नहीं चलना है, बिना डीएल के नहीं चलना है, इंश्योरेंस लेकर के चलना है, नाबालिग होते हुए नहीं आपको गाड़ी चलानी है, कितने एज में आप बिना गियर वाली गाड़ी चला सकते हैं, 16 साल से ऊपर हो जाए तो बिना गियर की गाड़ी चलाएंगे, 18 साल से ऊपर होने के बाद ही आप गाड़ी चलाने के लिए ऑथराइज होते हैं। तो ये सारे प्रावधान हम बताते हैं बच्चों को और जागरूक करते हैं। मैम, आप इतनी सारी जानकारी दी, हमारे सवालों का आप सामना कर रही हैं इतनी देर से, लेकिन आप जो यातायात जागरूकता आप जा करके लोगों के बीच तक, जन जन तक आप पहुंचा रही हैं, कि आप इसमें सफल हो पाएंगी? क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि अभी 50% लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जागरूकता हम फैला रहे हैं, उसी की देन है कि 50% लोग पालन कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उससे ज़्यादा भी लोग पालन कर रहे हैं। ऐसा मैं 50% तो नहीं कह सकती, क्योंकि चालान करने के लिए जब हम भी खड़े होते हैं सुबह शाम, तो हमें ये दिखता है कि 75% लोग तो हेलमेट लगा के चलते ही चलते हैं। दुर्घटनाएं तो अभी भी हो रही हैं। 50 मैंने इसलिए बोला कि दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। आप अस्पतालों में जाइए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, दुर्घटना जो ऐसा पालन नहीं करेगा, दुर्घटना उसके साथ होनी है, लेकिन कहीं न कहीं संख्या में कमी आई है पहले से। मैम, अभी बातों में आपने जिक्र किया कि महिलाओं की केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, पति पत्नियों के बीच में जो दरार हो रही है उसको आप सुलझाती हैं। तो आप इस स्थिति में कैसे सुलझाती हैं? कहाँ से ये हिम्मत आप लाती हैं? देखिए, महिला थाना इंचार्ज होने के दृष्टि से मेरा यही कर्तव्य है कि जो भी केसेस महिला संबंधी अपराध से आते हैं तो मैं उसका सॉर्ट आउट करूं। यहाँ पर सबसे अधिक पति पत्नी के विवाद आते हैं, और वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि पति पत्नी के विवाद बढ़े हैं। सबसे बड़ा कारण इसका जो मेरे पास आता है वो आता है ये मोबाइल के यूज़ से बहुत ज़्यादा समस्याएं इस समय पारिवारिक विघटन का कारण बन के आया है। ये ऐसा साक्ष्य और सबूत है जिसमें आपने कोई भी गलती की है तो वो पकड़ा जाता है। मोबाइल्स पति हैक कर लेता पत्नी का, पत्नियां भी आजकल कम नहीं है, वेल एजुकेटेड है, वो भी पतियों के हैक कर लेती है, दोनों की गलतियां सामने आ जाती है। तो इसका क्या निदान है? ये मैं समझाती हूँ कि आप लोग जैसे शादी हो गई, एक दूसरे का विश्वास जीतिए।
विश्वास की नींव पे अपनी शादी को रखिए और आगे चलाइए। तो फिर जो समझ में आता नहीं आता था वो समझाती हूँ, समझ में आता है। दूसरा कारण होता है मोस्टली जो मेरे पास आता है, शराब पी के पत्नियों को मारना, पीटना, गाली गुप्ता देना, इस प्रकार के मामले तमाम सारे आते हैं। तो फिर मैं उन लोगों को समझाती हूँ कि भाई शराब तो वैसे ही गलत चीज़ है, उसका सेवन करना गलत है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। फिर भी मैं समझाती हूँ कि जब नशे में पति आ रहा है घर पे, पत्नियाँ उस वक्त ऐतराज करती हैं तो आधा तो वो होश में रहता नहीं है, दूसरे उस कंडीशन में पत्नियों ने कुछ भी बोल दिया तो उसे ये चीज़ सहन नहीं होती, उसकी क्षमता नहीं होती है, तो गुस्सा होकर के और गाली गुप्ता देना, मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। तो पहले तो हम उसको पूरा सख्ती से कहते हैं कि आप बिल्कुल शराब नहीं पीना है। इन केस बाय द वे फिर भी वो कभी पी के आ जाता है तो पत्नियों को कहते हैं जिस समय वो नशे में है उस समय आप कुछ मत बोलिए, और जब उसका नशा उतरता है या रात भर उतर जाता है, सुबह आप जितना बोलेंगी तो वो जो उसका रिएक्ट होता है मारने पीटने वाला, उसमें कुछ हद तक कमी रहेगी। तो इस प्रकार समझाने से कई लोग ऐसे आते हैं जो मैं फीडबैक के लिए 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद बुलाती हूँ, तो आके बोलते हैं कि मैडम मेरे पति ने तो आपने समझाया था बिल्कुल शराब छोड़ दिया, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा है, हफ्ते में 2 दिन पी लिया उसने और हमने उस समय कुछ नहीं बोला, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं की रात में, तो उसका मारना और गाली देना बंद हो गया। सुबह हमने बोला तो हम बोल रही थी, वो कुछ नहीं बोल रहा था। एक ये भी हमको रिस्पांस मिल जाता है अच्छा। इस प्रकार से मैं समझाती हूँ। तीसरा कारण है जो पारिवारिक सामंजस्य का है। जैसे लड़की अपने मायके से जब ससुराल में आती है तो उसने वो माहौल देखा है जो उसके मायके का है, और निश्चित रूप से ससुराल का माहौल बिल्कुल उससे अलग होगा, ये मानते हैं आप बात। तो उसको उस परिवार में ढलने के बजाय यदि वो अपने मायके का माहौल वहाँ ढूंढेगी तो नहीं मिलेगा। इस बात को लड़की के मायके वालों को समझाना होगा कि बेटा तुम यदि ससुराल में जा रही हो, वहाँ की क्या रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें हैं उनको आप समझो, देखो, और जैसा वो अपेक्षा करते हैं उसके हिसाब से सामंजस्य बना करके आप चलाओ। दूसरी चीज़ ससुराल वाले हैं, उन्हें भी ये बात समझना चाहिए कि जो लड़की अपने माता पिता, भाई बहन, नातेदार रिश्तेदार को, जहाँ वो पली बड़ी है, सबको छोड़ के आपके घर पर आई है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वो 1 दिन 2 दिन में आपकी सभी बातों को ना तो वो समझ जाएगी, ना आपके हिसाब से वो चल पाएगी। उसे धीरे धीरे अपनाइए, समझाइए, और निश्चित रूप से वो अपना आउटपुट देगी। यहीं पर समस्या जब आ जाती है कि ससुराल वाले समझते हैं कि उनकी बहू जो है एकदम उनके घर से सबके हिसाब से चलने लग जाए। बहू जो है वो समझती नहीं है कि क्या मैं ऐसी सिचुएशन में करूं। उसे एक विश्वास जो होता है वो वहाँ पर डावाडोल हो जाता है परिवार में जाने के बाद कि उनकी अपेक्षाएं कुछ है, ये उस पर खरी नहीं उतरती है, तो फिर टोका टोकी बोलना स्टार्ट होता है, वहाँ पर भी रिटर्न हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी मैं दूर कराती हूँ और समझाती हूँ और स्पेस देती हूँ कि आप उन दोनों को समझाइए, समझाने से सही होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है लड़की के घर वालों का होना चाहिए कि लड़की यदि ससुराल की शिकायत मायके में कर रही है तो उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा समय दो, समय के साथ सब ठीक होगा, और उनको उस लड़की को मोटिवेट करें कि अब वो तुम्हारा घर है, उसका दुख सुख तुम्हारा हो गया, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से चलिए, सही दिशा में उसको गाइडेंस दीजिए। तो निश्चित रूप से लड़की है, समझदार है। आजकल की लड़कियां शिक्षा का इतना स्तर आगे है, कोई लड़की अनएजुकेटेड नहीं है, लेवल अच्छा है, तो समझेंगी, आगे बढ़ेंगी और परिवार इस तरीके से विकसित होगा। इस समय हमने लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार बसाया हुआ है बस्ती में। जो लोग यहाँ से जाके बाहर भी बसे हुए हैं, मेरे पास 6-6 महीने बाद फ़ोन आता है। उस प्रकरण को मैं भूल गई रहती हूँ, लेकिन फिर वो याद दिलाती, मैम आपने ऐसा करके भेजा था, तो मेरा मामला सही चल रहा है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं न कहीं वो मेरे में आत्मविश्वास और भर देता है। उसी विश्वास के बल पे मैं पूरा लगातार जी जान से लग कर के अपना कार्य कर रही हूँ। और सुबह जब मैं आ जाती हूँ तो मैं समय नहीं देखती हूँ कि पूरा दिन मेरे लिए काउंसलिंग में बीत गया या शाम हो गई या रात हो गई। जी जान से लग कर के मैं परिवार बसाने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैम ऐसे केस आपने इतना सारा केस गिनवा दिया, काफ़ी मैं थक गया आपकी बातों से सुनकर, और अच्छा भी लगा कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं महिलाओं के लिए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ऐसे जब केस आते हैं कि आपका मूड डिस्टर्ब नहीं होता है?
नहीं, मूड कैसे डिस्टर्ब होगा जब उसको समझाते और एक मुझे पॉजिटिव मिलने लग जाता है रिस्पांस, तो मुझे खुशी होती है। जो कोई केस ऐसा जटिल होता है कि बिल्कुल ना पत्नी मान रही है और ना पति मान रहा है, पत्नी कहेगी मुझे रहना है, पति कहेगा इसकी ये चीज़ें हैं मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसमें दोनों के परिवार वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लड़की बिल्कुल नहीं आएगी हमारे घर, लड़की वाले कहते हैं मैडम बिल्कुल जाएगी। तो मैं पहले परिवार वालों को अलग करती हूँ और दोनों पति पत्नी को बैठा के उनके कुछ अच्छे बिताए हुए समय को याद दिलाती हूँ कि भाई देखिए, आपने ना तो लड़की वाला और ना ही लड़के वाला कभी भी शादी यह सोच कर करता है कि हमें शादी तोड़ना है, क्योंकि लड़की वाले भी जो खर्च करते हैं कहीं न कहीं लड़के वाले भी उतना ही खर्च करते हैं। तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंड से दोनों परिवार शादी करते हैं। लेकिन यहाँ तक जब रिश्ता पहुँचता है तो कहीं न कहीं ये कमियाँ आती हैं दोनों तरफ से। मैं परिवार को पहले अलग करती हूँ और पति पत्नी को बैठ के समझाती हूँ। दोनों एक दूसरे के समय अच्छा क्षण प्रेम का बिताए रहते हैं, तो उन दोनों की फीलिंग्स जगाने में जब मैं कामयाब हो जाती हूँ, फिर एक साथ रहने को राजी होते हैं, तब दोनों पति पत्नी को एक साथ अलग बिठा के परिवार वालों को बैठा के समझाती हूँ। कहीं न कहीं राजी होते हैं, लड़के वाले नहीं मानते, वो ऐसा करती है, कभी ऐसी चीज़ें भी बताती लड़की की ये कमी ये गलती, वो उन सब चीज़ों को मैं समझाती हूँ कि आप बताइए, अब जैसे वो माता पिता थे आप उन्हें समझाइए, वो सही हो जाएगा और इस प्रकार रिश्ता बच जाता है। मैम एक बात बताइएगा, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपका भी घर परिवार है और आपने जिक्र किया कि मैं सुबह 8 बजे आती हूँ, पूरा दिन इसी में चला जाता है, तो घर वालों को कैसे आप टाइम देती हैं? जहाँ तक बात है कि देखिए, परिवार वाले निश्चित रूप से समझौता किए हैं कि यदि मैं नौकरी कर रही हूँ, मुझे समय वो देंगे तभी मैं ये काम कर पाऊँगी। और बच्चे थोड़ा सा मिस करते हैं, मैं उनको भी समय देती हूँ, ऐसा नहीं सुबह उठती हूँ तो मैं 1 घंटा बच्चों को भी देती हूँ, बात करती हूँ उन लोग से, परिवार से भी बात करती हूँ। मेरी सास ससुर सभी एक साथ हम लोग रहते थे, अभी फादर इन लॉ की जस्ट कुछ कैजुअलिटी हुई, तो मैं मदर इन लॉ को भी, मेरे हस्बैंड उनके साथ रहते हैं, समय देते हैं, बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मेरे आगे बढ़ने में मेरे परिवार का, मेरे पति का बहुत बड़ा सहयोग है, बच्चों का सैक्रिफाइस है। बच्चे कहें ना मम्मा को ऐसा जॉब करना है तो हम मम्मा को समय देंगे, तो वो देते हैं। उन लोगों के बैक सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम, आपकी जो समाधान आप जो करती हैं उसकी चर्चा और तारीफ पूरे बस्ती ज़िले में है, लेकिन पति पत्नियों के बीच ये दरार और झगड़ा दूरियां ना आवे, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और वो भी देख रहे हैं जो आपने पति पत्नियों के जोड़ों को मिलाया है और ये जोड़ा कभी दरार ना आवे इस जोड़े में, तो हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी मैं परिवार को एक साथ बसा करके भेजती हूँ और उनको दोबारा बुलाती हूँ, तो मेरा फीडबैक वीकली चलता है, संडे परिवार परामर्श केंद्र में। मैं 8 जोड़े 10 जोड़े जो भी आते हैं उनके पूरे परिवार के साथ बैठ करके एक मीटिंग, एक साथ फीडबैक लेती हूँ कि एक परिवार की समस्या दूसरे की कहीं तीसरे से मिलती जुलती रहती है, तो उन्हें बताती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आपको खुशी होगी जान के, 90 से 95% परिवार जिसे मैं समझा के भेजती हूँ, खुशी आते हैं और हंसी खुशी जाते हैं। वो मेरी सफलता होती है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा समझाया परिवार, चूँकि वो मेरी बात भी मानते हैं कि आपको ऐसा करना है, लड़के बताते हैं ऐसा करना है, तो वो मानते हैं। दूसरी चीज़, हम गांव में चौपाल लगाते हैं, बीट महिला पुलिस जो कर्मी हैं वो जाती हैं, मेरा प्रोग्राम भी वहाँ पर कराती हैं, तो गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके हम कानून की जानकारी देते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं एक परिवार आने पर समस्या में समझाती हूँ, उन्हें पहले समझाती हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ केसेस कम होते हैं और यहाँ तक कम आते हैं। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सभी अपने परिवार में अपने आप की बात मनवाने से ज़्यादा अपने परिवार वालों की बात सुने, थोड़ा सा उनके हिसाब से चलने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें। और जब आप उनके हिसाब से चलेंगे और वो आपके हिसाब से, दोनों लोग एक दूसरे के हिसाब से चलेंगे, तो रिश्ता अच्छा चल जाएगा। यही कहते हुए सबको अपना जी शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, आपने सुना SHO भागवती पांडे जी को हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। मैम, आपने हमारे सारे सवालों का सामना किया, आपने टाइम दिया, अपना कीमती समय, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की टीम की तरफ से। शुक्रिया। और मैं चैनल की टीम को भी बहुत